बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, हमारे यहाँ शायद पाकिस्तानियों का कुछ खमीर ऐसा है कि हर बंदा ये जानना चाहता है, और ख़ास तौर पर अगर किसी सहाफ़ी से मुलाकात हो जाए, किसी एंकर से मुलाकात हो जाए, तो उससे पहला सवाल जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि मुल्क दा की बनेगा, आगे क्या होगा, सियासत में क्या होने वाला है। तो आज इस प्रोग्राम में व्यू पॉइंट में हमने ख़ास तौर पे जिस शख्सियत को दावत दी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर शायद सियासी हवाले से सबसे ज़्यादा ये सवाल उनसे ही पूछा जाता है, उनसे ही किया जाता है। मेरी मुराद जनाब सुहेल वड़ाई साहब से। थैंक यू वेरी मच सुहेल साहब, आपने वक्त दिया। सर, आप उस्ताद भी हैं, लखाड़ी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, माशाल्लाह सब कुछ हैं। ये बताएं कि आपके दिल के नज़दीक ज़्यादा कौन सा सुहेल वड़ाइच है? नहीं, मैं एक आम आदमी और तालिब इल्म समझता हूँ अपने आप को। हर वक्त इल्म की तलाश में, इंफॉर्मेशन की तलाश में रहता हूँ। यही मेरे दिल के करीब है। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे यहाँ ये सवाल पूछा जाता है, तो मैं या मेरे जैसे बहुत से साफ़ी ऐसे हैं जो ख़ुद आपसे भी ये सवाल पूछते हैं। आप हमारे उस्ताद हैं, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ आपसे सीखा है, साफ़ती लिहाज से भी और इंसानी लिहाज से भी। और मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो लोग सुहेल वड़ाई साहब को बतौर एक साफ़ी या एंकर के जानते हैं, उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि सुहेल वड़ाई साहब बुनियादी तौर पे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो सर, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, देखें, एक तो हमें अपने आप को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। सुकरात ने भी कहा था, और यूनानी पुराने फ़िलासफ़र भी, कि जूँ आपको इल्म हासिल हो तो आपको एहसास होता है कि आप कितने नामुकम्मल हैं, कितना इल्म है जो आपको नहीं है। तो अगर ये प्यास रहे तो इल्म की प्यास रखना ही दरअसल तालिब इल्मी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ इल्म है, हो नहीं सकता। तो इसलिए अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए भी बुनियादी बात यह है कि और सीखें, जो आप में कमी है उसको पूरा करें, अपने आप को हर वक्त तैयार रखें। जी सब, कमोबेश निसफ सदी होने को है आपको सहाफ़त के मैदान में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी सहाफ़त इस वक्त जिस मुकाम पे है, इस पे आपका क्या तबसरा है? देखिए, दुनिया में कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हर एक चीज़ में खामियां हैं, खूबियां हैं। देखने का अंदाज़ है, मुझे खूबियां नज़र आती हैं ज़्यादा, खामियां चंद हैं। और दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त खामियां हैं वो बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगी। हमने देखा कि लोग स्कैंडलस न्यूज़पेपर लाए, स्कैंडलस चीज़ें लाए, उनको बड़ा शौक़ था कि हम सबको क्रॉस करके, एक्सीडेंट करके, लड़ के आगे निकल जाएंगे। निकले भी वो। हमने देखा कई स्कैंडलस न्यूज़पेपर्स जो हैं वो हज़ारों लाखों तक पहुंच गए, फिर उनकी मौत हो गई। दुनिया में सारी सीढ़ियां चढ़ के ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग भी स्काई लैब के ज़रिए आते हैं वो चमक तो जाते हैं, वक्त ही होता है। जब तक आप किसी भी प्रोफेशन को समझे ना, उसकी मनाजिल न तय करें, आप जो भी शॉर्टकट, कभी हमारे यहाँ शॉर्टकट है कि किसी को फंसा के सवालात करके आप वायरल हो जाएं, कभी ये है कि जनाब किसी का स्कैंडल फैला के आप वायरल हो जाएं, कभी ये है कि किसी को गालियाँ निकाल के वायरल हो जाएं। लेकिन ये तरीके सब आर्जी हैं। कई एंकर आए, आपने देखा कि वो चमके और उस वक़्त उनका कोई सानी नहीं था, फिर आपने देखा इसी अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया। तो बुनियादी बात यह है कि जो चैनल दुनिया ने तय किए हुए हैं, जो तरीक़ेकार तय किए हुए हैं, उस पर ही चल के देर पा कामयाबी है। सुहेल साहब, एक आजकल जो सवाल ज़बान से तो आम है कि जनाब पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और प्रिंट मीडिया जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, ऑब्सलीट हो गया, उसकी वो अहमियत नहीं रही, अखबारात की उतनी अशात नहीं रही। फिर ये डिजिटल और सोशल मीडिया आया, तो उसके बाद
अब लोगों का ये कहना है या मानना है कि जी शायद ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी तो ज़िंदगी इसकी भी बहुत कम रह गई है और लोग जो है वो ट्रांसफ़र कर गए डिजिटल मीडिया में। आप इस सारे अमल को किस तरह से? ये सही है कि मोड बदलते रहते हैं। देखिए पहले रेडियो था, फिर उससे पहले ग्रामोफोन था, तो ये चेंज होते रहते हैं। टीवी आया, टीवी का डब्बे ने इनकलाब ले आया दुनिया भर में। अब डिजिटल इनकलाब है, तो कल भी रहे कोई नया इनकलाब आ सकता है, लेकिन डिजिटल पता नहीं कितनी देर रहेगा। उतनी देर ही रहेगा ना जितनी देर मोबाइल है। कल मोबाइल की कोई नई शक्ल आ गई फिर क्या होगा? तो बुनियादी बात है कंटेंट। आप कहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है, ये तो मुस्तकिल है, ये तो कभी भी चेंज नहीं हुआ। चाहे आप डिजिटल में जाएं, रेडियो में जाएं, टीवी में जाएं, असल बात तो कंटेंट है। ये तो मोड्स हैं। ये इसी तरह है कि कभी आप लाउड स्पीकर पे तकरीर करते हैं, कभी ज़ुबानी तकरीर करते हैं, कभी पहाड़ पे चढ़ के करते हैं, कभी चीख मार के करते हैं, लेकिन बात तो कंटेंट की है। जी साहब, आपने कंटेंट की बात की। अभी हम इस वक्त आपकी लाइब्रेरी में बैठे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं भी कोई अच्छी किताब छपती है तो आपकी ये कोशिश होती है कि पहले ही फुर्सत में वो किताब हासिल की जाए, मंगवाई जाए और उस पर पढ़ा जाए। अब मौजूदा जो डिजिटल मीडिया है या जो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या आप ये नहीं समझते कि वो कंटेंट ही इस वक्त नापैद होता जा रहा है, क्योंकि नए आने वालों में न पढ़ने का रुझान उस तरह से नहीं है। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो वो कंटेंट किस तरह से बेहतर होगा? नहीं, आप मुझे देखें ना कि दुनिया में लीड कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, ठीक है। क्या इजराइल की इस वक्त किताबों की शात सारी मुस्लिम दुनिया मिला ली जाए तो उससे भी 20 गुना ज़्यादा है। अगर आप उनकी स्टार्टअप्स देख लें, सिर्फ इजराइल के, लाहौर से छोटा है, उसके स्टार्टअप्स की तादाद अमेरिका जो कि कॉन्टिनेंट है उससे भी ज़्यादा है। तो बुनियादी बात तो अभी भी वही है कि आपका कंटेंट क्या है, आपने पढ़ा क्या है, आपने नया क्या क्रिएट किया है। तो दुनिया में लीड तो उसने ही करना है जिसने नई चीज़ कहनी है और पिछली चीज़ की बुनियाद पे, यानी पिछली चीज़ें पढ़ेंगे तो नई करेंगे ना, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं है हुआ क्या है, तो आगे क्या बनाएंगे। तो इसलिए ये कोई दुनिया में ये नहीं हुआ कि डिजिटल ने आके इल्म ही ख़त्म कर दिया है, नहीं। उसी तरह इल्म की अहमियत है, उसी तरह नई चीज़ की ईजाद की अहमियत है, उसी तरह जो है फ़िक्र की ज़रूरत है। ये सारे लोग जो साइंटिस्ट होते हैं इन्होंने पिछली सारी साइंस पढ़ी होती है। इसी तरह जो बड़े जर्नलिस्ट होते हैं उन्होंने सारी पिछली जर्नलिज्म देखी होती है। जो बड़े शायर होते हैं वो उन्होंने पिछली सारी शायरी पढ़ी होती है, फिर वो बड़े बनते हैं। जो सब प्रिंट मीडिया में आपने माशाल्लाह बड़ा काम किया, उसके बाद अब मुसलसल 23 साल से, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीवी की हिस्ट्री में बहुत कम शोज़ ऐसे हैं जो इतना अरसा मुसलसल चलते हैं। 23 साल से 2002 में एक दिन जियो के साथ शुरू हुआ था। तो ये जो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र है या ये तजर्बा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए हम लोग जो प्रिंट से थे बेनाम थे, लेकिन हम कंटेंट को जानते थे। मैं बुनियादी बात बार बार कह रहा हूँ, वो मवाद जो आप क्रिएट करते हैं उसको तो जानते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि कपड़े पहन के टीवी के सामने कैसे बैठा जाता है। हम तो अंधेरे कमरों में बैठ के लिखने वाले थे। तो जब रोशनियों में आए तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी ट्रेनिंग हो गई कि भाई कैमरे के सामने जाना कैसे है। पहले तो ये भी नहीं पता था कैमरे की तरफ देखना है या नहीं देखना। शुरू के शोज़ में आप याद है तो आप लोग मुझे बताते थे कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो वो ये सब चीज़ें तो सीखनी आसान है, कंटेंट सबसे मुश्किल है। और जिसको कंटेंट आ गया उसको जर्नलिज्म आ गई बस। अच्छा सब थोड़ी सी बात सियासत की कर लें। आप हमेशा ये कहते हैं, आपका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरियत आपके नज़दीक मज़हब की हैसियत रखती है। इस वक्त मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, ये कहना कि जमहूरियत कमज़ोर हो गई, जमहूरियत नाकाम हो गई, इस वक्त जब एक सदी के अंदर 116 मुल्क जमहूरी हो चुके हैं, ठीक है। आप 200-250
एक्टिव मेंबर हैं दुनिया के, तो उसमें से आधी दुनिया तो जो है वो जमहूरी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ हम नीम जमहूरी हैं, बाज़ औक़ात हाइब्रिड स्टेट कहते हैं भाई, लेकिन असल बात यह है कि हमें जमहूरियत की तरफ सफ़र जारी रखना चाहिए। हमारे नवाबजादा नसरुल्लाह कहते थे कि भाई अगर जमहूरियत में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो और जमहूरियत। तो अभी बड़ी कसर है, अभी ना पार्लियामेंट उस तरह तगड़ी है, ना अदारे हमारे उस तरह तगड़े हैं, ना हमारे यहाँ ख़ास कर सहाफ़त में अंदर जमहूरियत की वो अहमियत है, ना लोगों को आइन का पता है, ना आइन की शिकों की फ़वाइद का पता है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, होंगी इंशाअल्लाह। मैं तो कभी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हुआ और आज भी नहीं हूँ। ठीक है, कमियां होती हैं, मुल्क नीचे आ जाते हैं, मुल्क ऊपर चले जाते हैं। बरतानिया कभी जर्मन फतह करता था, कभी फ्रांस फतह करता था, फिर उन्होंने सारी दुनिया को एक छोटे से मुल्क ने फतह कर लिया। यही पंजाब जो है, यहाँ कभी गजनवी आ जाते थे, कभी गौरी आ जाते थे, कभी पता नहीं कौन कौन आ जाते थे, और फिर पंजाब में रंजीत सिंह ने जाके काबुल भी फतह कर लिया। रंजीत सिंह ने सारा गवादर तक सब कुछ सिक्का बोलता था। तो ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन सवाल है कि इस पाकिस्तान के इस खित्ते के लोग 24 करोड़ ने मर तो नहीं जाना, इन्होंने ज़िंदा रहना है, इन्होंने सांस लेना है। सांस लेने के लिए जगह चाहिए, कपड़े लेने हैं उसके लिए टेक्सटाइल मिलने चाहिए, उन्होंने खाना खाना है उसके लिए रेस्टोरेंट चाहिए, उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसके लिए आपको जगह चाहिए, तो उसको अदारे चाहिए, उन्होंने तो स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। 2 यूनिवर्सिटियाँ थी पाकिस्तान बना, अब सैकड़ों में है। तो ठीक है, जिस तरह लोग सोचते हैं कि 6 घंटे में यहाँ से उड़ के इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, मुल्क इस तरह नहीं पहुँचते 6 घंटे में, मुल्कों को सैकड़ों साल लगते हैं। कई मुल्कों की मिसाल है कि उनको 126 साल लग गए डेमोक्रेसी लाते लाते। तो अब इतनी बेचैन ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की बढ़ती है। सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो बात आपकी ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की बढ़ती है और यहाँ भी मामलात होंगे, लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि यहाँ जब जमहूरियत जो है वो थोड़ा सा पनपने लगती है तो उसकी टांग खींच ली जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अमल जो है इससे जमहूरियत को कितना नुकसान पहुँचे? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हर मुल्क के ना अपने मखसूस हालात होते हैं। एक तो पहले आपकी जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो एक बड़ी अजीबोगरीब है। मसलन मलेशिया को कोई थ्रेट नहीं है, इंडोनेशिया की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। बहुत से मुल्क हैं जिनका ये मसला नहीं है। हमारा 1947 से मसला हो गया इंडिया से, गलत हो गया, सही हो गया, किसने क्या किरदार अदा किया उसको छोड़ें, लेकिन 1947 से लेके आज तक आपकी लड़ाई तो जारी है। फिर अफ़गानिस्तान में मसला हो गया, हम ज़िम्मेदार हैं नहीं हैं, ये एक अलग बहस है। अफ़गानिस्तान में हमारी मुदाखलत होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इस पर भी मेरे अपने व्यूज़ हैं, लेकिन उसको छोड़ दें। इस वक्त तो 6 जंगें आप लड़ चुके हैं, जिनमें से 2 आलमी जंगें थी, ठीक है। इंडिया जैसे 5 गुना बड़े मुल्क से आप 4 जंगें लड़ चुके हैं। जब आप इस तरह की स्टेट बनते हैं जिसका आइडियालॉजी होती है, जिसकी एक सोच होती है, जिसने खुद मुख्तार रहना होता है, फिर उसको मुश्किलात तो आती हैं। आप ये कहते हैं कि वो तो हमने ठीक किया, लेकिन जब मुश्किल आती है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, कुछ नहीं होता। लेकिन सुहेल साहब, यहाँ ये भी तो सवाल पैदा होता है, हम क्या वाकई खुद मुख्तार भी हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो फिर कौम ने फैसला करना होता है ना। आपको अगर ये फैसले मंजूर नहीं हैं तो आपको बड़े मौके आए, आपको इलेक्शंस में मौके आए, आपने कब पॉलिसी फ़ौरन बदली? आपने फ़ौरन पॉलिसी नहीं बदली, आपने इंटरनल पॉलिसी नहीं बदली। सुहेल साहब, अगर हम गुज़श्ता 3 दहाइयों की बात करें तो उसमें जितने भी हुक्मरान रहे हैं उन सब से आपके करीबी ताल्लुकात थे। मतलब मियाँ नवाज शरीफ से आपके ज़ाती ताल्लुकात, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से आपके ज़ाती ताल्लुकात, इमरान खान साहब से आपके ज़ाती ताल्लुकात, ये सारे मामला तमाम सियासतदानों, फिर उसके अलावा जितने नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब उनसे आपके ज़ाती ताल्लुकात, जितने मौलाना नूरानी साहब से आपके ज़ाती ताल्लुकात, मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपके, काजी साहब ने तो आपका निकाह भी बढ़ाया था, काजी हुसैन अहमद साहब से आपके ज़ाती ताल्लुकात,
इन तमाम सियासतदानों से आपके ताल्लुकात और आपने इनको बहुत करीब से देखा, आप क्या समझते हैं कि इन सियासतदानों में कौन सा ऐसा सियासतदान था जो वाकई ही इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उसे नहीं करने दी? देखिए, पहले तो ये कि ये सारे ही जितने, मेरी सोच ये नहीं है कि मैं कंडेम करता फिर उन लोगों को, मेरे नज़र में ये सारे अच्छे लोग थे। और मैं दिलचस्प बात बताऊं, मैं थोड़ा सा अपोजिशन माइंडेड हूँ, तो मेरी इन सब से तल्लुकात ज़्यादा गहरे उस वक्त रहे जब ये अपोजिशन में थे। जब ये इक़्तिदार में आते थे तो मेरा कोई उनसे इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं होता था, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा अपोजिशन का रहा है। बहुत सारी चीज़ों का तो मैं खुद तो बुनियादी बात ये है कि भाई ये दुरुस्त है कि ये सारे बड़े लोग थे, लेकिन हम जो बुनियादी बात होती है जमहूरियत के अंदर वो नहीं कर सके। वो ये होता है कि आप बदलते हैं ख्यालात को। मसलन हम 75 साल से एक ही डगर पे चल रहे हैं। जमहूरियत का तरीका ये होता है कि उसमें दूसरे राय भी आए। हमने कभी दूसरा रिस्क नहीं लिया कि एक दूसरी राय को भी अहमियत दें। अमेरिका के अंदर आप देखें कि जब एक नई गवर्नमेंट आती है, ट्रंप से मेरा 100 इख्तलाफ है, मैं नहीं उसको कोई अच्छा लीडर मानता, लेकिन जब वो उसने आगे बिल्कुल आइडियालॉजी बदल दी है तो उसके अंदर इतनी सिस्टम के अंदर गुंजाइश मौजूद है ना कि एक बिल्कुल मुखालिफ आ सकता है। आपने देखा ओबामा जो था मुस्लिम ओरिजिन का बंदा था, बाद में क्रिश्चियन हो गया, और उसने आके बिल्कुल जो 9/11 था उसका असर ही ख़त्म कर दिया, मुसलमानों पे सारी पाबंदियां ख़त्म कर दी। तो वहाँ गुंजाइश हर डेमोक्रेसी में ये होती है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को भी मौका दिया जाए। हमारे यहाँ ये हुआ है कि दूसरा जो नुक्ता नज़र है उसको कभी मौका नहीं मिला। सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर मौजूदा सियासत में देखें तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ खामोश क्यों है? आप उनका सियासी किरदार क्या देखते हैं? ये देखें, कई मसाइल होंगे। एक तो सेहत का मसला है, दूसरा शायद उन्हें कुछ मायूसियाँ और कुछ नाराज़ियाँ और कुछ दचके भी लगे। 2 वजूहात हो गई। तीसरी वजह यह है कि वो समझते हैं कि जितने भी बुरे हालात थे उसमें उन्होंने बेस्ट चॉइस ले ली कि भाई शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब उनका अगला टारगेट ये है कि अगली प्राइम मिनिस्टर उनकी बेटी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी इस वक्त वो जो सियासत कर रहे हैं वो यही है कि बेटी को कैसे सक्सेसफुल करना है। और दूसरी बात बलूचिस्तान की आपने पूछी, यस उन्होंने अख्तर मैंगल को और डॉक्टर मालिक को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो 2013 था, अब 2025 है, 22 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 12 साल गए कि 20 साल? हाँ जी, 2013 और ये 12 साल गुजर गए। 12 साल गुजर गए। इस दौरान बलोच लीडरशिप चेंज हो गई, दहशत गर्दी के मंजर चेंज हो गए। हम तो सब ये चाहते हैं कि कोई पुरअमन हल हो जाए या सियासी हल हो जाए और नवाज शरीफ इसमें रोल अदा करें, लेकिन अगर उसका तजिया किया जाए तो मुझे अब उसकी गुंजाइश कम नज़र आती है। सुहेल साहब को मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में किसी मरकज़ी किरदार की अब जो है ना वो पोजीशन कम नज़र आती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुहेल साहब, ब्रेक से पहले जैसे आप फरमा रहे थे कि आपको मुल्की सियासत में अब मियाँ नवाज शरीफ का रोल, मेरा ख्याल है कि वो खुद रिट्रीट कर रहे हैं और वो अपनी बेटी को ज़्यादा पुश कर रहे हैं। आप देखें कि अभी बेलारूस गए हैं, वो अपनी बेटी को साथ लेके गए हैं, खुद भी गए हैं लेकिन अपनी साथ बेटी को भी लेके हैं। वो खुद अकेले भी जा सकते हैं। तो बेटी को ले जाना और मुसलसल आप देखें कि जितने भी हर चीज़ में वो बेटी को आगे कर रहे हैं, तो इसकी वाज़ेह इंडिकेशन है कि वो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अपना रोल कम और अपनी बेटी का ज़्यादा करना चाहते हैं। आपने कॉलम भी कुछ अर्सा पहले लिखा था, तो क्या आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस मुश्किल फ़ैसले को अपने दिल में तय कर चुके हैं कि उनका सियासी जानशीन कौन होगा? मेरा ख्याल है तय कर चुके हैं। मरियम नवाज़ ही उनकी जी तय कर चुकी हैं। अब पता नहीं उसके क्या असरात होंगे फैमिली में, कितने उसको, लेकिन मुझे लगता है कि कोई उन्हें इस वक्त तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं नज़र आ रही।
सोहेल साहब, हमजा शहबाज का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो देखें, अब ये फैसला जब होगा तो इसमें दो बंदे जो हैं वो होंगे हर्ट, सीधी सीधी, एक शहबाज शरीफ और दूसरे हमजा। ठीक है, हमजा ज़ाहिर है पहले तो ताया के बहुत करीब होते थे, अब अपने वालिद के ज़्यादा करीब हैं, और उनके वालिद ने भी प्राइम मिनिस्टर होते हुए अभी उन्होंने कोई रोल नहीं दिया। 2-3 दफ़ा ख़बरें आईं कि वो उनके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को हेड करेंगे, PMU बनाएंगे जिस तरह यहाँ CM का बना था, लेकिन अभी तक नहीं अमल हुआ। क्या उसमें रुकावटें हैं, क्या मसला है? लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है कि हमज़ा की जो सालों की जो मेहनत थी वो सवाए सियासत जीतने के या लाहौर को या पंजाब को ऑर्गेनाइज़ करने में, उसके अलावा क्या जब मरियम ऊपर जाएगी तो नीचे हमज़ा की गुंजाइश होगी? मुश्किल लगता है। बिल्कुल ठीक। सोहेल साहब, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनका क्या सियासी मुस्तकबिल? देखिए, उसमें बिलावल भुट्टो मेरी नज़र में बड़ा पोटेंशियल है, और फिर एक बड़ी ग्लोरियस ट्रेडिशन के साथ वो आए हैं। बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, आसिफ जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। और लेकिन इस तमाम ट्रेडिशन के बावजूद वो जब से चेयरमैन बने हैं, पंजाब में कोई एक नया वोट नहीं बना उनका। जब तक पंजाब नहीं जीतते, जब तक पंजाब में कोई अपनी जड़ें नहीं बनाते, उस वक़्त तक ज़ाहिर है मरकज़ में वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो क्या वजह है? कोई नया प्रोग्राम नहीं दे सके, कोई नई बात नहीं कर सके जिससे कि पंजाब के लोग अट्रैक्ट हो सकें, या फिर इस वक्त ये है कि इस वक्त जो मेन लड़ाई है वो नून और PTI की चल रही है, उसमें किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए भी शायद लोग उस तरफ माइल नहीं हो रहे, क्योंकि पंजाब के लोग दो ही फरीकों को मानते हैं, तीसरे फरीक को नहीं मानते। जो सब आप PTI का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? PTI का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, वोट बैंक है उनके पास, लेकिन ना उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ना गवर्नेंस है। आज वो इलेक्शन हो, शायद वो फ़ौरन जीत जाएं, मेजॉरिटी सीट्स जीत जाएं और ओवरवेलमिंगली जीत जाएं, लेकिन जब हुकूमत करने पे आएंगे तो फिर बुज़दार लगाएंगे, या जिस तरह चीफ मिनिस्टर सरादुल KP के लगाया था उस तरह का लगा लेंगे। मुसलसल उनकी आप देख रहे हैं कि डिसीजन पावर ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है। 3.5 साल में क्यों जनरल बाजवा से इख्तलाफ हुआ? इकनॉमिक चीज़ों पे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने पे, गवर्नेंस अच्छी ना करने पे, वगरना बाजवा तो इनके फ़ैन थे। सर, आपने एक इस्तिलाह शुरू की थी मकबूलियत और कबूलियत वाली। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान जो है वो मकबूलियत से कबूलियत का सफ़र जो है वो तय कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोच की तब्दीली आएगी, क्योंकि इस हद तक PTI चली गई है, और वो हर एक के साथ चली जाती है। कोई करीब भी आने की कोशिश करे तो उसको दूर भगा देते हैं। उनके ख़ासकर यूट्यूबर्स और उनके जो हामियों की फ़ौज है, रिपल्सिव उनका अंदाज़ है कि कोई, आप देखें आपस में किस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जब तक ये तरीका नहीं रुकता, ना उनकी पार्टी अच्छी ऑर्गेनाइज होगी, ना कभी सुलह होगी, तो उनको, और इमरान खान खामोश तबन जो है वो जानबूझ के खामोश रहते हैं। किसी लीडर की बेइज्जती करवानी हो तो तब हो रहा होता है। सहाफ़ियों सबको चुन चुन के उन्होंने बदनाम किया और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और हालांकि इमरान खान सबको ज़ाती तौर पे जानते थे कि भाई वो कौन ऐसा है, कौन ऐसा नहीं है। मैं ख़ुद इमरान खान को जब 2018 से पहले मैंने कहा कि इमरान को आना चाहिए, कॉलम लिखे, लेकिन जब हुकूमत आई तो उसकी खामियों की तरफ निशानदेही की। तो उनके जो यूट्यूबर्स और ये इस तरह के ये जो सोशल मीडिया वालों हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तो फिर उसका नतीजा है ना। तो इसी तरह इन्होंने फ़ौज के साथ किया। PTI के बारे में कहते हैं कि इसको इक़्तिदार में फ़ौज लाई, ठीक है। वो कहते हैं जी डोंकी किंग क्यों कहते हैं? डोंकी किंग एक इस्तिलाह है कि जिसको कोई बरसर इक़्तिदार लाए और वो अक्ल से काम ना करे। हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम तो अंदर दबक जाते हैं, इनकी बातों पे कोई जवाब भी नहीं देते और समझते हैं कि ठीक है ये अल्लाह इनसे निपटेगा, ठीक है ना, बद दुआ भी नहीं कभी की। तो लेकिन जो ताकतवर हैं वो तो नहीं ये करते ना, तो बस वो उसको भुगत रहे हैं। हमारी तो कोई ना लड़ाई है,
ना हम कुछ कर सकते हैं। थोड़ी नरम दिली का इजहार करें, लचक करें, अपने मुंह पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएं, गालियां निकालनी बंद करें, तो हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन सुहेल साहब, अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी उन्होंने कितने वज़ीर इत्तलात इसलिए बदल दिए कि वो दूसरों को गालियां नहीं देते थे, दूसरों की बेइज्जती नहीं करते थे। तो शायद पीटीआई का कल्चर ही ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी भाई नवाज शरीफ और बेनज़ीर और आप इमरान खान में आप फ़र्क क्यों डालते हैं। भाई बात यह है कि बेनज़ीर ने तो किसी सहाफ़ी को जेल नहीं भेजा, कोई प्रेस के ऊपर कोई सेंसर नहीं लगाया, ठीक है। और नवाज शरीफ ने लगाया था पहले दौर में, और हमने डट के उसकी मुखालफत की थी। मैं भी उन सहाफ़ियों में शामिल था जिनको निकालने का उन्होंने कहा था। 5 नाम जो उन्होंने लिए थे उस वक्त हम जंग ज़्यादा नाम थे, लेकिन बहरहाल बुनियादी बात यह है कि और फिर हमने लड़ाई उनसे लड़ी, और उस लड़ाई के नतीजे में बड़ा सहाफ़ियों का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ। तो फिर उसके बाद जब वो संभल गए हैं, उन्होंने सहाफ़ियों को तनकीद बर्दाश्त करते हैं अब भी, ठीक है। बेनज़ीर भी और आसिफ जरदारी भी और बिलावल भी, हम क्या क्या नहीं उन्हें कहते। और इसी तरह तो पीटीआई को भी बर्दाश्त करनी चाहिए। ये कैद में डाल देते हैं, ये उसको लफाफा बना देते हैं, ये उसके ऊपर झूठे चार्जेस लगा देते हैं। तो उसका फिर नतीजा है कि अभी तक ये नहीं कहा कि जो हमने गलत किया था उसकी माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी मांगे ना पहले। 9 मई की अगर हम बात करें, 2 साल होने को इस वाक़े को, तो पीटीआई की तरफ से उस पर भी उस तरह से माफ़ी तो अभी तक नहीं मांगी। देखिए, मैंने पहले दिन ही, मैं 9 मई को यहाँ नहीं था, मैं 10 मई को पहुँचा। उसी रात मैंने कहा था कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने लातलकी का इजहार किया था मुर्तज़ा भुट्टो के जो जहाज़ का अगवा था और उनकी जो पॉलिटिक्स थी, और इसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से लातलकी का इजहार किया था नून लीग ने और सज़ाएं दिलवा ली थी, और इसके बावजूद सियासत करते रहे थे। तो ये आप करें, गलतियां हो जाती हैं, चाहे क़यादत से हुई, वर्कर से हुई, जिससे भी हुई। ये तो कहते थे उस वक्त आज इनकलाब आ जाएगा। हम विटनेस है, मैं खुद इमरान खान के घर 3 दफ़ा गया हूँ, तो सारे बाहर जो लोग खड़े होते थे वो कहते थे अभी कॉल दें तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। वो इनकलाब इतनी आसानी से नहीं आता, उसके लिए खून देना पड़ता है, उसके लिए जानें देनी पड़ती हैं। यहाँ भुट्टो को फांसी हो गई, बेनज़ीर सरे बाज़ार मारी गई, नहीं इनकलाब आया। बिल्कुल सही। तो साहब, अगर सियासत के साथ साथ लोग कहते हैं कि सियासत और मईशत ये आपस में जुड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का जो अदम इस्तेहकाम है उसी वजह से मईशत की भी ये हालत है? मुआशी इस्तेहकाम है, उसकी तरफ तवज्जो किसने दी है? ठीक है, ये यहाँ तो डे टू डे चलता रहा है ना, आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। दुनिया में कैसे मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है कि आप जो कुछ इम्पोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट हो, और एक्सपोर्ट की वजह से ही सरप्लस होता है। तो वो एक्सपोर्ट आप कुछ कर नहीं रहे, चलगोज़े कर रहे हैं या चावल कर रहे हैं, ठीक है। चाइना में चलगोज़े सबसे बेचते हैं और बाकी दुनिया में चावल बेचते हैं। पहले कपास बेचते थे, अब वो कपास के हालात भी ख़राब हैं। तो जब तक आप इसकी एक कंसर्टेड एफर्ट ना करें तब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात है ना, कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। सिंपल बात है, जिस तरह घर का बजट है कि मेरी आमदन कितनी है और ख़र्च कितना है। अगर मेरी आमदन कम हो गई है और ख़र्च बढ़ गया है तो मेरे हालात ख़राब है। अगर मैं अपनी आमदन बढ़ाऊं या ख़र्च कम करूं, दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। सर, मौजूदा हुकूमत जो है वो तो बड़े दावे कर रही है कि मईशत बेहतर हो गई है, हमने महंगाई ख़त्म। नहीं, ये दुरुस्त है कि उन्होंने जो गिरती मईशत थी उसको रोक लिया है, लेकिन कोई ग्रास रूट तक, उसका ज़मीन तक कोई अभी असरात नहीं पहुँचे। और ये जो दावे किए जा रहे थे कि 50 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें से भी 1 बिलियन नहीं आया। तो जब तक मेरे आप तक, गरीब आदमी तक कोई असरात नहीं पहुंचते, उस वक्त तक जितने भी दावे किए जाएं। हाँ, अलबत्ता ये दुरुस्त है कि पहले ये लगता था कि बस हर चीज़ हाथ से जा रही है, हर रोज़ डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, हर रोज़ रुपये की कीमत गिर रही थी, हाल मचा हुआ था कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। उससे कम से कम हम निकल आए हैं, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि कोई खुशहाली का कोई झोंका आ जाए, वो तो अभी नहीं आया।
पाकिस्तानी मईशत जो है वो पहले से बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन खुशहाली का झोंका अभी नहीं आया। ये कहना है सुहेल वड़ाई साहब का। वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जो सब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए वीज़ों की आपके सामने सूरत हाल है। दुबई तक जो है वो आपको वीज़ा नहीं दे रहा। चीन जिसकी दोस्ती की आप मिसालें देते हैं, उसने आपके लिए वीज़ा अमेरिका के वीज़ा से भी मुश्किल कर दी है। तो खारजा पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, वो देखे ना, खारजा पॉलिसी ताबे होती है आपकी उस सोच की, उस आइडियालॉजी की जिस पर आप एक्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक बुनियादी या तो पॉलिसी तब्दील करें ना कि हमने ऐसा मुल्क रहना है कि जो इस खित्ते में अपने कदर और हैसियत के मुताबिक रहे। तो आपके नज़दीक अब इस सूरत हाल से निकलना मुमकिन है? अगर है तो कैसे? आप आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ जाएं, आप फेयर इलेक्शन करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, हो सकता है सियासतदान उतने काबिल ना हो अभी, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों पे जिम्मेदारी नहीं डालते तो आहिस्ता आहिस्ता आप डालते हैं, ऊपर से नहीं करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं बच्चे। हमसे भी बेहतर अगले होंगे। तो दुनिया भर में पॉलिटिशियन चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी चलाने दें, नुकसान कर लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। ये सब आपकी आलमी मामलात में भी बड़ी गहरी नज़र होती है। ट्रंप इंतज़ामिया के बाद अमेरिका का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? तो भाई अमेरिका जो है ना, या जमहूरियत का जो भी मुल्क है, उसमें खुद ही उसका हल होता है। कल देखें कि ट्रंप के वज़ीर की जिस तरह से एहतसाब हुआ है, तो ये आप देखेंगे कि हर रोज़ एहतसाब होना शुरू हो जाएगा। ट्रंप का ये पॉलिसियाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल ही यू टर्न ले लिया उसने। तो कोई भी दुनिया में आप यही आप देखें ना, वो उन्होंने ओबामा को हज़म कर लिया, उन्होंने जो है हर तरह के सदर जो हैं वो देखे हैं। तो ये इसको भी हज़म करके इसको ठीक कर लेंगे या इसको हटा देंगे अगर ये उनके लिए ठीक ना हुआ तो। ट्रंप के दौर में आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नज़र से देखें? ये ट्रांजैक्शनल रहेंगे। हम कुछ देंगे तो वो कुछ देगा, वो कुछ ज़्यादती करेगा तो हम भी उसका कोई बदला ले लेंगे। बस ये ट्रांजैक्शनल है। और ट्रंप की अप्रोच भी ट्रांजैक्शनल है। कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। वो भी इस बात पे कारोबारी है ना, तो वो भी ये यकीन रखता है कि इधर से दो इधर से लो। बस मौजूदा सर हालात में आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई बेहतरी देखते हैं? फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि मोदी की जो सोच है उसको सूट करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये कोई हल नहीं है। बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान की खुशहाली, आवाम की और ख़ास इंडिया भी और फिर मुसलमानों की, वहाँ के इंडिया की, हल यही है कि अमन लाया जाए और ज़ाहिर है कश्मीर के लिए जदोजहद भी जारी रखी जाए। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश, और सियासी जदोजहद की जाए। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है बड़े अरसे के बाद ये एक बड़ी पाकिस्तान को रीसेंट विक्ट्री मिली है इस खित्ते के अंदर। जिस तरह हम तालिबान पे खुश हुए थे कि तालिबान आने से पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो तो सही नहीं साबित हुई। अब हम बांग्लादेश पे बड़े खुश हैं कि इतने सालों के बाद वहाँ पे एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है और उससे बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान को कम से कम आइडियालॉजी की हद तक खुशी हुई है। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि आपके हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, वो दोस्त हैं, मैं तो उनके लिए विश करता हूँ, लेकिन ना मैं उनकी पॉलिटिक्स में शामिल हूँ, ना मैं उनकी जो हूँ। उनके लिए जब वो आते हैं तो जो हमारे ख्यालात होते हैं हम अपने पेश कर, कभी वो नाराज़ होते हैं, कभी राज़ी हो जाते हैं। तो हम तो एक फ़कीर लोग हैं, हमारा तो ना हुकूमत से कोई वास्ता, ना हुकूमत के कोई मामलात से वास्ता। हम तो एक जैसे चौधरी फवाद भी आते हैं, दूसरी जमात इस्लामी के लोग भी आते हैं, जो हमारा सच्चे झूठे ख्यालात होते हैं अपनी तरफ से बड़े अक्लमंदाना, तो वो उनको अर्ज़ कर देते हैं, लेकिन मानना ना मानना उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। मोहसिन नकवी के लिए आई विश वेल। लेकिन आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि वो फ़िलहाल तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक है,
सर आखिर में व्यू पॉइंट के नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? विश देम वेल। पाकिस्तान में हर बंदा खुशहाल हो, हर बंदा आज़ाद हो, हर बंदा खुद मुख्तार हो, यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, आपने सुहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अगर तरक्की पाकिस्तान ने करनी है तो उसके लिए हमें पहले जो हमने गलत बीज बोए हैं उनको दुरुस्त करना होगा, और हम सही बीज बो के ही सही फल ले सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।